नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है पेडलर तन्मय। तो जैसे कि आपको पता है, पिछले बार मैंने वीडियो बनाया था माउंटेन बाइसिकल के बारे में, तो उसमें से पार्ट 1 बनाया था। कुछ डिटेल्स बच गए थे जो कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो कि हमारा माउंटेन बाइसिकल का पार्ट 2। तो बस आखिर तक बने रहे ताकि आपको भी थोड़ा बहुत जानकारी ज़्यादा जानने को मिल सके। तो सबसे पहले जान लेते हैं थोड़े बहुत मॉडर्न डिज़ाइन के बारे में। तो गियर सबसे पहले आते हैं हमें गियरिंग सिस्टम के ऊपर। तो पहले जो गियरिंग सिस्टम होता था, आपने देखा रहेगा 1980s के टाइम से, वो किसी भी तरीके का हो सकता था। 7 स्पीड से लेकर 27 स्पीड तक का, 30 और 33 स्पीड भी होता था। तो इस सब स्पीड में ज़्यादा करके क्या देखते थे हम, आगे जो डीरेलर या तो फिर जो चेन रिंग्स होता था वो 1 से लेकर 3 तक का होता था, और पीछे जो स्प्रॉकेट्स लगे हुए रहते थे, कैसेट्स लगे हुए रहते थे, वो किसी भी 4 से लेकर 8 तक के या तो फिर 12 तक के भी, मैक्सिमम 12 तक के हो सकते थे। तो इतने 27 स्पीड तक हो जाता था वो आराम से। और जो 30 और 33 स्पीड के बाइसिकल्स भी होते थे तभी, पर वो ज़्यादा वर्केबल होता नहीं था, क्योंकि जो मड शेडिंग कैपेबिलिटीज़ है, यानी कि जो कीचड़ उतारने का निकालने का कैपेबिलिटी है, वो 10 स्पीड और 11 स्पीड से अगर कंपेयर किया जाए तो उसका बहुत ही कम था, तो ज़्यादा वर्केबल था नहीं। तो फिर धीरे धीरे कुछ कंपनीज आगे आई, थोड़े मॉडिफिकेशंस करते गए। फिर सबसे पहले 2009 में, स्टार्टिंग के 2009 में SRAM ने उसका सबसे पहला ग्रुप सेट निकाला, ड्राइव ट्रेन निकाला, जो कि था XX ग्रुप सेट के नाम से। उसमें क्या किया था, उसने 10 स्पीड का ग्रुप सेट निकाला था। तो आगे 2 स्पीड शिफ्टर यूज़ करते थे और डिरेलर यूज़ करते थे फ्रंट में, 2 कैसेट्स रहता था। और पीछे 10 स्पीड डिरेलर यूज़ करते थे, जिसमें 10 स्प्रॉकेट्स या तो फिर 10 कैसेट्स लगे हुए होते थे। तो फिर ये तभी ज़्यादा पॉपुलर थे नहीं, नए नए बनाए थे। उसका मड शेडिंग कैपेबिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि उसमें जो हैवी मशीनिंग हुआ था, उसके ऊपर जो मशीन वर्क हुआ था वो बहुत ही बारीकी से किया गया था। तो इस वजह से जो टाइम और कॉस्ट इसमें खर्चा हुआ था, तो ज़्यादा लोग इसमें अफोर्ड कर नहीं पाते थे इस चीज़ को। ज़्यादा जो हाई एंड रेसर्स रहते थे, जो टॉप एंड प्रो लेवल के रेसर्स होते थे, सिर्फ वही इसको यूज़ करते थे। तो फिर इससे क्या हुआ, 2011 तक ये बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल हो गया, ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते थे, कि सिर्फ रेसर्स यूज़ करते थे। तो शिमानो ने दिमाग लगाया, तो मार्केटिंग के लिए उसने बहुत ही लो बजट में, नॉर्मल बजट में, एलिवियो करके एक सेम टू सेम 10 स्पीड का लॉन्च कर दिया ड्राइव ट्रेन। तो फिर बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल हो गया, बहुत सारे लोग खरीदने भी लग गए। फिर धीरे धीरे 2012 में या तो 2012 में जो SRAM ने वापस से थोड़ा मॉडिफिकेशंस किया और 1:11 का ड्राइव ट्रेन लॉन्च किया। मतलब कि आगे जो है वो कुछ भी शिफ्टर रहेगा नहीं, डिरेलर रहेगा नहीं, सिर्फ एक ही चेन रिंग रहेगा, और पीछे जो है वो 10 या तो फिर 11, ज़्यादा करके 11 कैसेट्स रहता था। तो 1:11 का उससे हो गया वो ग्रुप सेट। तो इसका नाम दिया था, जब लॉन्च किया था तो XX1 करके नाम दिया था जब लॉन्च करते टाइम। तो इससे क्या होता था, बाइक का जो वेट रहता था उसमें बहुत ही फ़र्क पड़ता था, तो राइडर्स को ज़्यादा इजी रहता था और कंफर्ट रहता था चलाने के लिए। फिर 2020 आते आते बहुत सारे कंपनीज ऐसे बन गए जो कि माउंटेन बाइक्स के लिए बनाने लग गए ड्राइव ट्रेन्स अलग अलग टाइप के। जो सबसे लीडिंग रहते थे वो शिमानो रहता था और अपना SRAM रहता था। इसलिए कब से मैं बार बार ये 2 कंपनी के बारे में बोल रहा हूँ। तो जैसे कि इसने लॉन्च किया था 1:11 का, फिर इसने वापस से लॉन्च किया 2016 में SRAM ईगल करके नाम से 1:12 का, जिसने थोड़ा ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस दिया क्लाइंबिंग वगैरह करने के लिए। तो जितना अगर देखा रहेगा कॉमनवेल्थ गेम्स में, जो कि ग्लासगो में हुआ था, उधर जितने भी टॉप राइडर्स थे उन लोगों ने ये 1:11 और 1:12 का ही ग्रुप से ड्राइव ट्रेन यूज़ किया था। जितने भी लीडिंग बाइसिकल वाले राइडर्स थे, जो टॉप एंड रेसर्स थे, उन लोग ने। फिर इसी की वजह से शिमानो ने वापस से थोड़ा दिमाग लगाया और उसने भी अपना M9000 सीरीज़ निकाला, जिससे हम XTR सिस्टम के साथ भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के साथ। उसने भी 1:12 में निकाला। और आजकल जितने भी जो टॉप एंड बाइक्स रहते हैं, इंडिया में तो नहीं बोल सकते इतना, पर जितने भी टॉप एंड बाइक्स रहते हैं उसमें 1:12 का ही ड्राइव ट्रेन रहता है, या तो फिर 1:11 का ड्राइव ट्रेन रहता है। और जो हम लोग नॉर्मल बजट, लो बजट बाइक्स बोलते हैं, उसमें 3:6 या तो 3:7 वैसा 27 स्पीड तक का मिल जाता है। पर वो अभी बाहर तो कोई यूज़ नहीं करता, वो सिर्फ इधर ही यूज़ करता है, क्योंकि उसका कॉस्ट बहुत ही कम है। तो हमने गियरिंग सिस्टम के बारे में जान लिया। तो अब हम जानते हैं कि बाइसिकल ज्योमेट्री कैसा होता है, माउंटेन बाइसिकल का ज्योमेट्री कैसा होता है। तो इसमें जो मेन 2 कंपोनेंट्स है वो है सीट एंगल या तो फिर सीट ट्यूब एंगल,
या तो फिर हेड एंगल जो कि हेड ट्यूब एंगल। तो ये जो है इसको हम मेजर कैसे करते हैं, हॉरिजॉन्टली मेजर करते हैं। और इसमें जो फ़ायदा है, मतलब जो सीट ट्यूब एंगल और जो हेड एंगल जो हम लोग मेजर करते हैं वो क्यों करते हैं, क्योंकि इससे हमें राइडर का जो पोजीशन है वो पता चलता है और जो साइकिल का परफॉर्मेंस है जितना अच्छा हो सकता है कितना बुरा हो सकता है हमें वो इससे पता चलता है, इसलिए हम इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं। तो जो एंगल है सीट ट्यूब का वो किसी भी एंगल में हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा ये 73 एंगल तक ही जा सकता है। और जो हमारा हेड एंगल है वो 60 से लेकर 73 के बीच में कहीं भी हो सकता है। तो ये जितना ज़्यादा स्टीपर रहेगा यानी कि 90 डिग्री के पास रहेगा उतने हमको अप हिल या तो फिर जो हैंडलिंग रहता है अपने बाइसिकल का वो ज़्यादा इम्प्रूव करता है, वो ज़्यादा अच्छा करता है। और जो हमारा स्लैकर एंगल्स रहता है, मतलब 60 के आसपास के जो एंगल्स रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड चलाने के लिए अपने को हेल्प करता है और जो डाउनहिल रेसिंग के लिए उसमें सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। अब हम एक छोटे से और पार्ट के बारे में जान लेते हैं जो कि हमारा सस्पेंशन। जैसे कि आपने देखा रहेगा पहले सिर्फ रिजिड फ्रेम और सिंगल जो नॉन सस्पेंशन फोर्क आता था उसी के साथ आता था, पर धीरे धीरे 1990s जो अर्ली 1990s के बाद से जो फ्रंट फोर्क डिज़ाइन सस्पेंशन वाला इंट्रोड्यूस किया गया वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होने लग गया धीरे धीरे। पर उसका सस्पेंशन ट्रैवल सिर्फ 1.5 से लेकर 2 इंच तक का ही होता था, पर उससे क्या होता था जो रफ टेरेन में चलाने के लिए जो स्ट्रेस मिलता था, फिजिकल स्ट्रेस था राइडर को, वो बहुत ही कम हो गया। तो धीरे धीरे पॉपुलर जैसे जैसे होता गया इसमें और डिज़ाइन आता गया और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स आता गया। फिर इसका जो सस्पेंशन ट्रैवल है वो 1.5 से 2 इंचेस से लेके अभी 8 इंचेस तक भी पहुंच चुका है डिज़ाइंस के वजह से, जो इम्प्रूवमेंट्स किया उसके वजह से। फिर धीरे धीरे जो डुअल सस्पेंशन वाले बाइक्स भी आ गए, जिसका मतलब आगे और पीछे अलग अलग सस्पेंशन, आगे का अलग सस्पेंशन और पीछे का जो शॉक एब्जॉर्बर रहता था वो अलग आता था। तो उसके वजह से थोड़ा वेट भी साइकिल का बढ़ जाता था, तो लोग ज़्यादा करके हार्ड टेल बाइक्स ही प्रीफर करते थे, यानी कि सिर्फ सिंगल सस्पेंशन जो फ्रंट सस्पेंशन बाइक है वही प्रीफर करते थे। पर डुअल सस्पेंशन है कि इतना भी फ़ायदा था कि जो हमारा ऑफ राइड एक्सपीरियंस था वो बहुत ही स्मूथ कर देता था, बहुत ही अच्छा कर देता था, शॉक्स बहुत ही कम देता था, तो स्पीड भी मेंटेन रहता था, ऑफ रोडिंग के लिए बहुत अच्छा था। पर जो रियर सस्पेंशन का जो डिसएडवांटेज है वो है जो हमारा मेन रोड है, प्लेन रोड के ऊपर अगर हम चलाते या तो हार्ड ट्रेल के ऊपर चलाते तो हमारा जो पेडलिंग एक्सपीरियंस है वो बहुत ही कम कर देता है, क्योंकि वो बार बार ऊपर नीचे होने की वजह से जो पेडलिंग एफिशिएंसी है वो बहुत ही शॉर्ट पड़ जाता है। और ये रियर सस्पेंशन की वजह से प्राइस में भी बहुत फ़र्क पड़ता है और वेट में भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इसे ज़्यादा करके स्पेसिफिक डिसिप्लिन के लिए ही खरीदना चाहिए, तो वही बेटर रहेगा। नॉर्मल अगर यूज़ करना है तो सिंगल सस्पेंशन बाइक ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, ताकि आपका एक्सपीरियंस भी स्मूथ रहे और कम बजट में आपका काम भी हो जाए। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे आखिरी टॉपिक के ऊपर, जो है बहुत छोटा सा टॉपिक है, वो है डिस्क ब्रेक का। आपने देखा रहेगा बहुत सारे साइकिल अभी डिस्क ब्रेक यूज़ करते हैं, आगे पीछे दोनों जगह लगा रहता है। तो ये क्यों ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें कम पावर के साथ ज़्यादा इम्प्रूव ब्रेकिंग मिलता है अगर कंपेयर करेंगे पुराने रिम ब्रेक्स के साथ। तो और इसका जो सबसे ज़्यादा बड़ा फ़ायदा है वो है ये सेंटर में रहता है व्हील के, तो ड्राई भी ज़्यादा रहता है और जो ब्रेकिंग है वो ज़्यादा इजीली प्रोवाइड करता है। अगर रिम ब्रेक के ऊपर कंपेयर करेंगे तो वेट कंडीशन में स्लिप होता है, तो उसकी वजह से ज़्यादा जल्दी रबर घिस भी जाता है और डैमेज भी बहुत जल्दी हो जाता है, तो ये ज़्यादा डैमेज होता नहीं है। पर डिस्क एडवांटेज, जो डिस्क ब्रेक का डिसएडवांटेज है वो है कि ये कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहता है, इसका बहुत ही महंगा आता है। और इसका और एक डिसएडवांटेज ये भी है कि वज़न रहता है, क्योंकि ये लोखंड का रहता है, तो इससे बाइसिकल का थोड़ा वज़न ज़्यादा बढ़ जाता है और इसमें जो हीट पैदा होता है ज़्यादा ब्रेकिंग करने की वजह से वो रोटर को डैमेज कर सकता है हीट के वजह से। तो ये टायर में ज़्यादा हीट पास नहीं करता, क्योंकि रिम ब्रेक ज़्यादा टायर में हीट पास करता है, तो उतना कुछ प्रॉब्लम आता नहीं, पर ये रोटर डैमेज कर सकता है आपके डिस्क ब्रेक का। तो बढ़ते हैं हमारे आखिरी टॉपिक की ओर और जानते हैं थोड़ा व्हील और टायर के डिज़ाइन के बारे में। तो आपने ज़्यादा करके देखा रहेगा व्हील आपने 26 इंच का देखा रहेगा या तो फिर 27.5 इंच का देखा रहेगा, जो कि बेसिकली किसी भी साइकिल में या माउंटेन बाइक में आप देख सकते हैं। पर जो 29 इंच का व्हील है वो ज़्यादा करके आज कल रिप्लेस कर चुका है 27.5 और 26 वाले इंच टायर को। आपने 24 इंच का भी देखा रहेगा, पर वो ज़्यादा करके डर्ट जंपिंग या तो फिर छोटे मोटे जूनियर बाइक्स में यूज़ होता है, ज़्यादा यूज़ नहीं होता। ये जो 29 इंच व्हील है, जो कि ज़्यादा करके हम 700C भी कहते हैं, इसे 622 मिलीमीटर के डायमीटर का होता है, पर यह ज़्यादा करके करेक्ट होता नहीं है, मतलब क्योंकि हम उसे बीड सीट डायमीटर के हिसाब से देखते हैं, उसके बीड से हम मापते हैं। पर अगर आउटर डायमीटर लेंगे तो फिर वो 29.15 इंचेस का भी हो सकता है,
ये जो 622 मिलीमीटर का टायर है वो ज़्यादा करके स्टैंडर्ड साइज़ है रोड बाइक्स के लिए, ना कि एमटीबी के लिए। कुछ कुछ देशों में जैसे कि कॉन्टिनेंटल यूरोप में इसे 28 इंच व्हील्स भी कहते हैं, ना कि 29 इंच व्हील्स। तो इतना था व्हील्स के साइज़ के बारे में। हाँ, और एक बात बतानी थी कि 24 इंच का जो बाइसिकल व्हील है वो ज़्यादा करके डर्ट राइड में और जो फ्री राइड बाइक्स रहते हैं उसमें पीछे के टायर में यूज़ करते हैं, ना कि दोनों टायर में, ताकि उनका बाइक्स है वो ज़्यादा करके ज़्यादा मैन्यूरेबल बन सकता है, उससे ज़्यादा उनको हैंडलिंग और ट्रैक्शन में इम्प्रूवमेंट मिल सकता है, इसलिए वो प्रीफर करते हैं। और अभी इस व्हील के थोड़े जो वाइडनेस है उस रेंज के बारे में बात करेंगे तो बेसिक जो है वो 1.9 से लेकर 2.10 इंचेस तक का हो सकता है। जैसे कि जो भी नॉर्मल अपन बाइक्स देखते हैं उसमें जो प्रो लेवल के बाइक्स रहते हैं उसमें ज़्यादा रहता है 2.9 या तो फिर 3 इंचेस तक का हो सकता है, जो कि हमारे फ्री राइड और डाउनहिल बाइक्स में रहता है। उसमें क्या रहता है, थोड़ा टायर ज़्यादा मोटा रहता है और उसके वजह से उनका थोड़ा वज़न भी बढ़ जाता है, जिससे उनको डाउनहिल में चलाने के लिए बहुत ईजी पड़ता है, ज़्यादा फ्री पड़ता है, तो फिर वो ज़्यादा वो प्रीफर करते हैं। पर अभी जो एडवांस हो चुका है, मतलब व्हील जो डिज़ाइनिंग एडवांस लेवल हो चुका है, उसमें क्या होता है उनका वेट जो है वो कम से कम रख सकते हैं, ताकि उनको जो रोलिंग रेजिस्टेंस है वो भी कम हो जाता है, तो उनका हैंडलिंग जो रहता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो फिर वो एक हो सकता है। और जो कुछ जो रहते हैं मोटे मोटे टायर वाले आपने देखा रहेगा, वो 3.8 इंचेस तक के मोटे टायर हो सकते हैं। ज़्यादा करके अपने इधर तो फैट बाइक ही बोलते हैं, पर बाहर देश में उसको ज़्यादा करके आइस बाइकर्स भी बोलते हैं, आइस बाइक्स भी बोलते हैं। वो ज़्यादा करके ठंडियों में यूज़ होता है, विंटर सीजन में, ताकि उनको स्नो के ऊपर इजीली ट्रैक्शन मिल सके, तो वो इजीली साइकिल को चला सके। पर इंडिया में उसको फैट बाइक ही बोलते हैं और नॉर्मली किधर भी चलाते हैं। बाइसिकल टायर में कुछ पैटर्न्स भी होते हैं, थोड़े बहुत चेंजेस भी है, जैसे कि वैरायटीज़ है अलग अलग टाइप के टायर के बारे में, पर उसके बारे में मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। उसके बारे में आपको अगर ज़्यादा जानने की इच्छा है तो आप मेरे पिछले वीडियोस में भी देख सकते हो। बाइसिकल टायर्स के ऊपर मैंने 2 वीडियो बनाए, तो पार्ट 1 पार्ट 2 देख सकते हो, आपको ज़्यादा डिटेल में उधर जानकारी मिल जाएगा। तो बस आज के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया रहेगा। बताना मुझे कमेंट करके कि पार्ट 1 कैसा था, पार्ट 2 कैसा था, दोनों में आपको क्या क्या जानने को मिला, और थोड़ा सजेस्ट करना कि मैं अगले वीडियो का टॉपिक क्या चूज़ करूँ या अगला वीडियो किस तरीके का बनाऊँ। पता है ये थोड़ा ज़्यादा बोरिंग है, प्रेजेंटेशनल वीडियो है, पर थोड़ा ज़्यादा डिटेल में इन्फॉर्मेशन देना था, इसलिए ऐसे वीडियोस बना रहा। आप थोड़ा सजेस्ट करो कैसा वीडियो होना चाहिए, तो फिर मैं उस टाइप का भी वीडियो आपके लिए बना सकूँ। तो आप अगर आखिर तक देखे हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। होप आपको वीडियो थोड़ा ज़्यादा पसंद आया रहेगा। कमेंट करके बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब किया नहीं होगा तो बहुत जल्दी सब्सक्राइब भी करो और दूसरों को भी बोलो सब्सक्राइब करना है, तो आपको ऐसा अच्छा अच्छा कंटेंट्स और भी आगे देखने को मिल सकता है।